अब मान लीजिए पीसी होता ही नहीं, तो इसको ये एड्रेस कोई देता ही नहीं। जब कोई देता ही नहीं तो काम होता ही नहीं। और ये डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब भाई? कैसे डिवाइड हो रहा है? एड्रेस डिवाइड हो इन लॉजिक। तो ही अगर हम एक ही बस से दो दो चीजें पास कर सकते हैं, दो अलग अलग रास्ते क्यों बनाए? पर एक्चुअल में जो 4 स्टोर हो रहा है, जो 6 स्टोर हो रहा है, x प्लस वाई स्टोर हो रहा है, असल में इसी जनरल पर्पज रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा है। ये जो बेचारे धोखा खाते रहते हैं बार बार प्रोग्रामर, जिनको चीट करते रहते हैं, यूज एंड करते रहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर अंदर से कैसे काम करता है ये तो आप समझ गए, लेकिन जिसकी वजह से कंप्यूटर सोचता है, डिसीजन लेता है, कैसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके, वो माइक्रो प्रोसेसर अंदर से कैसे काम करता है, इस वीडियो में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है? प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके। शुरुआत कहां से होती है? प्रोग्राम काउंटर से। तो प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? एक ऐसा रजिस्टर मेमोरी होता है। रजिस्टर क्या होता है? टेम्परेरी मेमोरी, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब शुरू करने से पहले थोड़ी बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, ठीक है। रजिस्टर क्या है? एक टेम्परेरी मेमोरी, जो क्या करता है, किसी ना किसी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। अब ये होता है सबसे शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट। सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है और सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अब इन सब की जरूरत ही क्यों होती है? क्योंकि जो बड़ी मेमोरी होती है, सब जो सबसे बड़ी इंटरनल स्टोरेज होती है, उसमें बहुत सारी डेटा एक साथ स्टोर किए जा सकते हैं। कंप्यूटर को कोई डेटा चाहिए, यहाँ खोजेगा, नहीं है, यहाँ खोजेगा, यहाँ 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 यहाँ, बारी बारी खोजेगा, फिर मिलेगा, हाँ ठीक है यहाँ मिल गया। अगली बार फिर जरूरत पड़ी, फिर शुरू से खोजेगा, यहाँ यहाँ अच्छा मिला। फिर तीसरी बार जरूरत पड़ी, फिर शुरू से खोजेगा, ये ऐसे खोजे खोज 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 मिल गया। तो बार बार पूरे मेमोरी को वन बाई वन चेक करना पड़ता है। इसके लिए हम और छोटा कर देते हैं रैम को। लेकिन रैम में भी, रैम के अंदर जाकर भी फिर वही नियम फॉलो हो जाता है, एक एक करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चेक करेंगे, कहाँ भी टाइम वेस्ट हो। तो और छोटी मेमोरी यूज करेंगे। तो ये जो मेमोरी छोटी करते जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, जो सबसे छोटी मेमोरी होती है उसको बोलते हैं इस रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी मेमोरी है, इसलिए एक्चुअल डेटा खोजने में बहुत लग रहा है। रैम में आए तो थोड़ा कम टाइम लगा, और छोटी मेमोरी में आए तो और कम टाइम लगा। ऐसे ही जहां पे सबसे कम टाइम लगे, मतलब सबसे फास्टेस्ट स्पीड वाला होता है रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है? एक टेम्परेरी मेमोरी होती है जो सबसे छोटी होती है और सबसे फास्ट होती है। और छोटी मेमोरी क्यों यूज करते हैं? भैया माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी में आना पड़ता है, फिर वन बाई वन चेक करता है। इतना दूर एक आया, फिर वह एक एक करके ऐसे चेक कर रहा है। रैम क्या करता है? रैम लगा देते हैं माइक्रो प्रोसेसर के पास, आएगा फिर उठा के लेके चले जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज रैम भी अपने आप भी बहुत बड़ा है, तो इसके अंदर भी वन बाई वन चेक करना पड़ता है। एक और मेमोरी ला देते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर और पास लगा देते हैं। ऐसे ही जो सबसे पास होगा वो सबसे जल्दी डेटा माइक्रो प्रोसेसर को दे देगा। तो रजिस्टर क्या होता है? सबसे पास होता है, सबसे छोटा, मतलब क्लोजेस्ट सबसे पास, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, फास्टेस्ट सबसे तेज, ये रजिस्टर मेमोरी, ठीक है। और रजिस्टर मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होता है जनरल पर्पज और एक होता है स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज ऐसे रजिस्टर होते हैं जिनको जिस चीज के लिए जरूरत पड़ी हम उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। जनरली ये मल्टीपर्पज होते हैं, हर चीज के लिए यूज हो जाते हैं। प्रोग्रामर जहां जहां यूज करना चाहता है वहां वहां यूज कर सकता है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर क्या होता है?
ऐसे रजिस्टर जो जिस चीज के लिए बना है बस उसी चीज के लिए ही यूज होगा, ठीक है। जैसे ये प्रोग्राम काउंटर से शुरुआत हुई माइक्रोप्रोसेसर की। प्रोग्राम काउंटर क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है? स्मॉलेस्ट फास्टेस्ट और क्लोजेस्ट मेमोरी, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर किस टाइप की मेमोरी है? स्पेशल पर्पस वाली रजिस्टर मेमोरी है, ठीक है। अब समझ आए प्रोग्राम काउंटर एक्चुअल में है क्या। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। और ये क्या किसको स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को। रजिस्टर मेमोरी कौन सी? स्पेशल पर्पस वाली, सिर्फ किसी खास काम के लिए बनी है। किस खास काम के लिए बनी है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करने के लिए बनी है, ठीक है। अब इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? जहां जरूरत पड़ती है वहां पे ये काम कैसे करता है अपना, थोड़ा सा उसको डिटेल में जानते हैं। ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी काम कैसे होता है? सबसे पहले फेच होता है। फेच का मतलब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन डेटा को निकालना, लेना, फेच। उसके बाद आता है डिकोड। डिकोड का मतलब जो डेटा स्टोर हुआ है वो सब 0 1 की फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब क्या है उसको समझना, ये होता है डिकोड। एग्जीक्यूट क्या होता है? तो हम समझ गए 0 1 का मतलब क्या है। हो सकता है ये समझ गया हो कि एडिशन, हो सकता है समझ गया हो कि मल्टीप्लीकेशन। अगर समझ में एडिशन आया तो एडिशन कर दिया, अगर ये समझ आया कि ये तो डिवीजन है तो डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो समझ आया वही काम करना, मतलब एग्जीक्यूट करना। तो ये गया माइक्रो प्रोसेसर। तो यानी शुरुआत कहाँ से होती है? फेचिंग। फेच कहाँ से होता है? मेमोरी से। तो मेमोरी कैसा दिखता है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं 0 1 के फॉर्मेट में, और हर इंस्ट्रक्शन अपने अलग अलग एड्रेस पे होता है, ठीक है। एक चीज और आपको जान लेना तभी शुरुआत अच्छी हो जाए। कोई बड़ा सा ऑपरेशन है, वो बड़ा ऑपरेशन कई सारे छोटे ऑपरेशन में डिवाइडेड होता है। ये अपने आप में एक ऑपरेशन है, लेकिन ये कई सारे छोटे छोटे ऑपरेशन में डिवाइडेड है। इसको ऐसे मान लीजिए, जैसे कपड़ा बनाने वाली कोई कंपनी है, वो एक बार में कपड़ा तो बना नहीं देगी। कोई होगा जो बुनाई करेगा, कोई कढ़ाई करेगा, कोई कलरिंग करेगा, कोई कोई इसका पैकेजिंग करेगा। अब देखो, कलरिंग करना पैकेजिंग करना दोनों सेम काम है क्या? नहीं ना। पर असल में वो पूरे एक ही काम के हिस्से हैं। तो कंप्यूटर में ऐसे ही होता है, एक बड़ा काम कई सारे छोटे काम में डिवाइड होता है, जैसे कलरिंग, पैकेजिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, है ना। तो ये दोनों काम असल में अलग अलग है, ये दोनों सब छोटे छोटे काम अलग अलग है, पर असल में सर एक ही काम के हिस्से हैं। तो ये सारे छोटे छोटे काम, छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शन है, इसको यही मान लीजिए सब छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन हैं, पर असल में परफॉर्म एक ही काम को, कंप्लीट एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो पहला इंस्ट्रक्शन है एक काम का, जो पहला छोटा इंस्ट्रक्शन है वो किसी अलग एड्रेस पे स्टोर है। एक ही काम का जो दूसरा छोटा इंस्ट्रक्शन है किसी दूसरे एड्रेस पे स्टोर है। ऐसी तीसरा चौथा अलग अलग एड्रेसेस पे स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर का रोल कब आता है, ये तो बताओ। पिक्चर में प्रोग्राम काउंटर तो लाए ही नहीं आप। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब माइक्रो प्रोसेसर कोई भी काम करना चाहता है तो इसी 3 स्टेप करेगा, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। तो फेच करने के लिए सबसे पहले मेमोरी से पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करना होगा। अब फेच करने के लिए इसको चाहिए एड्रेस। ये एड्रेस बता दो, वहीं पे हम जाएंगे और इस इंस्ट्रक्शन को लिख लेंगे। एड्रेस कौन बताएगा? पीसी बताएगा, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भैया, इन हम तुमको एड्रेस देते हैं और इस एड्रेस पे जाओ और तुम इंस्ट्रक्शन को उठा लो। तो ये इनसे एड्रेस लेंगे। अब ये इस एड्रेस पे जाएंगे कौन से बस के थ्रू? एड्रेस बस के थ्रू। ये तीनों असल में रास्ते हैं। ये ऐसा रास्ता है जहां से सिर्फ एड्रेस जाते हैं, यानी कि प्रोग्राम काउंटर ने इनको एड्रेस दिया, तो ये भाई साहब एड्रेस बस से इस एड्रेस पे गए, पहुंच गए। अब फिर माइक्रो प्रोसेसर बताएगा करना क्या है। इस एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है लाना है, यहाँ पे लाना है। तो लाना है मतलब रीड करना है, रिट्रीव करना है, ये सिग्नल देना प्रोग्राम की लाना है। पहुंच तो गए, उसको करना क्या है? डिलीट करूं, अपडेट करूं, क्या करना है? लाना है। तो लाना है, ये सिग्नल कहां से बोला जाएगा? रीड।
रीड सिग्नल यहाँ से भेजा जाएगा कि ये जो मिला इसको रीड करो। रीड करो मतलब लाओ। अब लाएगा किस रास्ते से? डेटा बस से लाएगा। ठीक है, अब समझ आया? अब पीसी ने ये एड्रेस दे दिया, इस डेटा से वो इंस्ट्रक्शन आ गया, इंस्ट्रक्शन आ गया मतलब फेचिंग कंप्लीट। अब जैसी फेचिंग कंप्लीट हो जाएगा तब पीसी इस वाले एड्रेस को स्टोर करके रख देगा। कैसे स्टोर करेगा? अपने आप को इंक्रीमेंट करके। इंक्रीमेंट मतलब अपनी वैल्यू को एक बढ़ा देगा। पहले एड्रेस का नाम था 3000H, अगला होगा 3001H, एक बढ़ा के वो वैल्यू अपनी में स्टोर कर लिया। अब इधर वो अपना वैल्यू बढ़ा के स्टोर कर लिया, इधर फेचिंग कंप्लीट हो गई। फेचिंग कंप्लीट होगा फिर वो डिकोड किया जाएगा, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन आया है 01 के फॉर्मेट में है। डिकोड किया मतलब समझेगा भाई इसका मतलब क्या है, समझ गया। समझ गया तो अब पता चल गया करना क्या है। जो करना है वो काम कर दिया, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट जब हो गया तो ये असल में एक बड़े ऑपरेशन का पहला छोटा ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। अभी तो पूरा ऑपरेशन कहाँ कंप्लीट हुआ, अब इसका नंबर आएगा। इसका नंबर आएगा तो फिर से फेचिंग डिकोड एग्जीक्यूट, वही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। तो फिर से हमको फेच करना है। फेच करना है तो अगले इंस्ट्रक्शन का हमको फिर से एड्रेस चाहिए। पीसी भैया ने इधर साइड बाय साइड खुद को इंक्रीमेंट करके ये वाला एड्रेस स्टोर करके रख लिए थे। ये एड्रेस इनको दे देंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो इनको एड्रेस मिल गया। फिर ये एड्रेस बस से इस एड्रेस पर जाएंगे, इस एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। फिर कंट्रोल बस से बताएंगे भैया जिस एड्रेस पे हो वाले इंस्ट्रक्शन को आना है। ठीक है, लाना है तो इस एड्रेस को लाएंगे एड्रेस बस के थ्रू, और जैसे लाएंगे तो फेचिंग कंप्लीट हो जाएगा। जैसी फेचिंग कंप्लीट हो जाएगा पीसी साइड बाय साइड खुद को इंक्रीमेंट करके अगले एड्रेस को स्टोर कर लेगा। अब इधर फिर वही फेचिंग डिकोड एग्जीक्यूट फिर से रिपीट आ जाएगा, तब तक पीसी इसको स्टोर कर लेगा। फिर वही होगा, एड्रेस बस पे जाएगा, रीड सिग्नल देगा, डेटा आएगा, फेचिंग डिकोड एग्जीक्यूट, तक पीसी इसको स्टोर करके रख लेगा। इसको स्टोर करके रख लेगा जब तक इधर फेचिंग स्टार्ट होगा, तक ये वाला एड्रेस पीसी इसको देगा, इस एड्रेस बस से एड्रेस बस जाएगा, फिर कंट्रोल बस से यहाँ पे रीड, ऐसे पूरा रिपीट होता चला जाएगा जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। अब मान लीजिए पीसी होता ही नहीं, तो इसको ये एड्रेस कोई देता ही नहीं। जब कोई देता ही नहीं तो काम होता ही नहीं। ठीक है, वही फ्रीज हो जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर ना होता तो शायद वहीं पे फ्रीज हो जाते सारे ऑपरेशन। प्रोग्राम काउंटर आपको बेसिकली समझ आ गया होगा कि क्या है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत क्यों है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोग्राम काउंटर है ये 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट। पहला जो 0 से 7th बिट होता है ये अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 8 से जो 16 बिट होता है ये दूसरे पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जो 0 से 7th बिट का जो एड्रेस होता है मतलब डेटा होता है, या जो बिट होता है 0 से 7th बिट होता है, वो एड्रेस और डेटा के लिए यूज होता है। फिर 8 से जो 16 बिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस के लिए यूज होता है। ये क्या है? अभी आपने बताया प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। यहाँ पे डेटा कहाँ से आ गया? और ये डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब भाई? कैसे डिवाइड हो रहा है? एड्रेस डिवाइड हो, इन लॉजिक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे, ये तो बताओ। चलिए सब समझाते हैं। कुछ भी लॉजिकल नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल गहराई से समझाया जाए। ठीक है, देखिए प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। जो डेटा और एड्रेस दोनों के लिए यूज हुआ वो एक्चुअल में 0 से 7th बिट था, और जो सिर्फ एड्रेस के लिए यूज हुआ वो 8 से लेकर के 16 बिट ये था। ठीक है, अब डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसको ऐसे मान लीजिए, आपके घर में जितने फैमिली मेंबर हैं क्या सबके आने के लिए उतने दरवाजे होते हैं? मान लीजिए 6 लोगों की फैमिली है, तो क्या 6 दरवाजे हैं ताकि लोग अलग अलग दरवाजे से घर के अंदर आए? नहीं ना, बनाने की जरूरत क्या, सब वन बाई वन एक ही दरवाजे से आ जाए। क्लासरूम में 60 से 100 बच्चे बैठते हैं एक बार, क्या मैं 60 से 100 अलग अलग दरवाजे बनवाऊं? नहीं ना, एक ही दरवाजे से सब वन बाई वन आ जाएंगे।
खर्चा बच रहा है ना, अगर हम एक ही दरवाजा यूज कर रहे हैं। तो वही अगर हम एक ही बस से दो दो चीजें पास कर सकते हैं, दो अलग अलग रास्ते क्यों बनाए? जाहिर सी बात है। यानी कि इससे हमको हमारा खर्चा भी बच जा रहा है, ठीक है, और जगह भी बच जा रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इससे पहले वाले डायग्राम में आप एक चीज समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या किस चीज की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे असल में सबसे पहले जो बस एक्टिवेट हुआ था, वो एड्रेस बस एक्टिवेट हुआ था। पीसी ने माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस दिया था। अब जब इसको एड्रेस मिल गया तो ये एड्रेस बस के थ्रू इस एड्रेस पे गया। यानी पहले कौन सा बस एक्टिवेट हुआ, एड्रेस बस। जब इस एड्रेस पे पहुंच गया तो फिर सिग्नल देना है कि उस एड्रेस पे जो डेटा है उसका करना क्या है। कंट्रोल बस से बताया जाएगा, इसको रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, क्या करना है ये बताया जाएगा। यानी दूसरे नंबर पे जो एक्टिवेट हुआ वो था कंट्रोल बस। अब मान लीजिए इधर से सिग्नल आ गया, रीड करना है मतलब डेटा को लाना है, तो लाएंगे किस रास्ते से, इस रास्ते से। यानी तीसरे नंबर पे जो एक्टिवेट हो डेटा बस। तो हम बात कर रहे थे प्रोग्राम काउंटर की, वहां पे दो ही चीजें थी, एड्रेस और डेटा। कंट्रोल बस की बात नहीं है, तो कंट्रोल बस की भूल जाओ। पहले कौन एक्टिव हुआ, एड्रेस और डेटा, दो ही चीज की बात हो रही। पहले एड्रेस एक्टिवेट हुआ कि डेटा, पहले एड्रेस हुआ उसके बाद डेटा। तो अगर हमको पता है कि कोई भी चैनल है उसमें पहले एड्रेस जाएगा बाद में डेटा जाएगा, दोनों के लिए अलग अलग रास्ता यूज करने के बजाय क्यों ना हम एक ही रास्ता यूज कर रहे हैं, उसी से पहले एड्रेस भेज दें उसके बाद डेटा भेज दें। हाँ, सामने वाले को बता देंगे ओ भैया जी सुनिए, अभी एड्रेस भेज रहे हैं, ताकि उसको पता चले ठीक है भैया, हम इंतजाम कर रहे हैं किसी एड्रेस रिसीवर को, एड्रेस पहुंच गया, ए भैया जी अब डेटा भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, सुन लिया, ठीक है, अब डेटा रिसीवर का इंतजाम कर रहा हूँ। बस सामने वाले को हम एक सिग्नल दे दें, उसके बाद हम एक ही रास्ते से डेटा एड्रेस दोनों भेज सकते हैं। सिंपल। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। इससे खर्चा भी बच जाता है, टाइम भी बच जाता है और स्पेस भी बच जाती है। प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का, 8 बिट इधर डिवाइड हुआ, 8 बिट इधर। ये वाला तो सिंपल है, सिर्फ एड्रेस ही जाएगा, पता है। इधर टोटल 16 बिट का एड्रेस आना है, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट 8 बिट है वो तो इस रास्ते से आ, लेकिन बाकी के जो 8 बिट एड्रेस है वो इधर से आएंगे। अब इधर यही वाला कॉम्प्लेक्स है, इसको देखते हैं कैसे आता है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर इस गेट से सिग्नल भेजेगा, भैया जी एड्रेस आ रहा है। क्या ऐसे सिग्नल देगा, ओ भैया जी एड्रेस आ रहा है, नहीं ना, 0 1 के फॉर्म में होगा। तो ये इसको सिग्नल देगा 1। 1 का मतलब हेलो लैच भैया ओपन हो जाओ। ओपन मतलब 1, क्लोज मतलब 0। ओ लैच भैया ओपन हो जाओ, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो गेट है इसको ओपन कर देगा लैच। अब सारा एड्रेस ऐसे जाएगा 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 जाएगा, इस रास्ते से इधर चला गया। देखो 8 बिट इधर से आ गया, बाकी का 8 बिट इधर से आ गया, टोटल 16 बिट एड्रेस आ गया। अब मान लीजिए एड्रेस पहुंच गया, अब बारी आती है डेटा की। अब जब डेटा भेजना होगा तो माइक्रो प्रोसेसर पहले इस गेट से सिग्नल देगा, तो भैया दरवाजा बंद करो, एड्रेस पहुंच गया है, अब डेटा जा रहा है। तो ये क्या करेगा, यहाँ का दरवाजा बंद कर देगा, यानी कि सिग्नल क्या देगा, 0, और 0 मतलब क्लोज, तो यहाँ पे गेट क्लोज हो जाएगा। और जब क्लोज हो जाएगा तब डेटा इधर से जाएगा जाएगा, ले गेट ही बंद है। लेकिन फिर देखेगा यार इधर से खुला है, इधर से आएगा, लो 16 बिट का डेटा इधर आ गया। 16 वैसे डेटा 80 बिट का होता है, ठीक है, तो 16 बिट का एड्रेस ही होगा। देखिए शुरुआत भले दोनों एक ही बस से है, लेकिन फाइनली देखिए दोनों अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। बिल्कुल वैसे ही क्लासरूम में भले ही 60 to 100 स्टूडेंट सब एक ही दरवाजे से एंटर कर रहे हैं क्लासरूम में, लेकिन अंदर आने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग बेंचेज, वही एक ही रास्ते से सब आए, फाइनली अलग अलग हो गए। और एक ही बस यूज करने से खर्चा भी बच गया और जगह भी बच गया, स्पीड भी बढ़ गई, ठीक है। तो लैच का काम आप समझिए, लैच क्या करता है, गेट को ओपन या क्लोज करता है, क्यों करता है, ताकि एड्रेस या डेटा को रिसीव कर सके।
ओपन तब करता है जब एड्रेस रिसीव करना हो, क्लोज तब करना है डेटा को डाइवर्ट करना होता है। ये डेटा इधर रिसीव थोड़ी हो रहा है, डेटा इधर से आ रहा है। जब ये क्लोज करता है तो डेटा इधर से है नहीं, जब डेटा आ रहेगा अपने आप को बंद कर देगा गेट, तुम उधर ही जाओ भाई, बाहर से निकलो। ठीक है, तो ये हो गया पहला काम लैच का। लैच का एक काम और होता है, इधर से जब एड्रेस जा रहा होता तब ये लैच क्या करता है, यहाँ पे एड्रेस को स्टोर कर लेता है। क्यों करता है? ये माइक्रो प्रोसेसर भैया बहुत बिजी आदमी है, ये इतने बिजी हैं कि कहेंगे यार हम इधर कोई इंसान है या कोई भी कंपोनेंट है, बार बार एड्रेस की जरूरत पड़े, अरे यार यार तुम यार बार बार एड्रेस मांग रहे हो यार, हम हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो लौट जाएंगे और यहाँ ये इनका दोस्त है, इनको बता देंगे भाई यार थोड़ी सी मदद कर दे मेरा, ये एड्रेस रख ले, इसको तू देते रहना, ठीक है। तो ये लौट जाएंगे, इनका जो फोकटिया दोस्त है एकदम, इनके पास फुल टाइम है, बैठे रहते हैं, लेकिन क्या है लॉयल फ्रेंड है, चलो ठीक है मदद कर देते हैं, एड्रेस इसको देते रहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर चला गया अपना काम करने, इधर एड्रेस इसको ये लगातार दे रहे हैं, इधर काम हो रहा है धड़ा, ठीक है। तो लैच का दो काम होता है, समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, वापस आते हैं अपने आर्किटेक्चर वाले डायग्राम पे, ठीक है। इतना पार्ट समझ आ गया। अब यहाँ से क्या आ गया, डेटा इंस्ट्रक्शन आया, प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। अब वो एड्रेस डिवाइड हुआ और डेटा भी आया, डेटा यहाँ से, अब देखो इधर कहाँ जाता है, ये डेटा यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर आ जाएगा इंटरनल डेटा बस में। इंटरनल डेटा बस क्या होता है? इंटरनल डेटा बस आप ऐसे मान लीजिए जैसे घर का हॉल होता है ना, एक बार आप हॉल में एंट्री कर गए, आप घर के सारे रूम में एंट्री कर सकते हैं कि हॉल जो है सारे रूम से कनेक्टेड होता है। तो इंटरनल डेटा बस भी कुछ ऐसे ही होता है। एक बार इंटरनल डेटा बस में कोई भी चीज आ गई, उनके माइक्रो प्रोसेसर की किसी भी पार्ट में अब जा सकता है, किसी भी पार्ट में रिट्रीव किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, कनेक्टेड है वो हर चीज से। ये समझ लीजिए कॉमन डेटा बस है सारे कंपोनेंट के लिए, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो यहाँ से आ गया इंटरनल डेटा बस में। अब उसके बाद क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन माइक्रो प्रोसेसर में कैसे होता है हमने क्या बताया, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता है, ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब प्रोग्राम, अब फेचिंग, याद रखना फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग, यहां पे आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर ने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करके रखा, वो एड्रेस में जो डेटा है वो यहां से ऐसे 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 आया, यहां से आ गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हो गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये क्या है, अभी बताया था, रजिस्टर दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस वाले जनरली हर काम के लिए यूज हो जाते हैं, स्पेशल पर्पस वाले सिर्फ उसी काम के लिए यूज होते हैं जिस काम के लिए वो बने हैं। तो ये क्या है, स्पेशल पर्पस रजिस्टर, जो स्पेशल काम के लिए बना है। कौन से स्पेशल काम के लिए, ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। तो इंस्ट्रक्शन स्टोर कहां से करता है, प्रोग्राम काउंटर न्यू एड्रेस स्टोर होता है, वो उस एड्रेस से जो इंस्ट्रक्शन मिली वो इधर से इधर से इधर से इधर से है, स्टोर किया, यहाँ पे स्टोर हो गया, मतलब फेचिंग कंप्लीट, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में सबसे पहले फेच होता है, डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। फेचिंग कंप्लीट हो गया जब इंस्ट्रक्शन यहाँ आ गया, अगला नंबर किसका, डिकोडिंग का, ठीक है। अब देखते हैं डिकोडिंग। अब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद आता है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो क्या करता है, ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे असल में रहेगा डिकोडर, ठीक है, मिस्टेक हो गया है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ठीक है, उसको आप डिकोडर समझिएगा क्योंकि मिस्टेक हो गया। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आया यहाँ पे फेचिंग कंप्लीट, फिर यहाँ पे आया इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे डिकोड हुआ, ठीक है। डिकोड होने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूट। फिर में ना फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूटिंग, यहाँ तक डिकोडिंग भी हो गया, अब आते हैं एग्जीक्यूटिंग पे। यहाँ पे आता है टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। अब ये क्या करता है भाई साहब, टाइमिंग, ये एक ऐसा सर्किट होता है जो टाइमिंग प्रोवाइड करता है और कंट्रोल सिग्नल्स।
टाइमिंग क्या, मान लीजिए कि बहुत सारे ऑपरेशन है 1 2 3 4, ठीक है। अब इन सबको टाइमिंग प्रोवाइड कर दी, यार ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है, इसको 10 नैनो सेकंड दे दो। ओ ये बहुत छोटा ऑपरेशन है, 1 नैनो सेकंड। हाँ ये थोड़ा मीडियम लेवल का, इसको 5 नैनो सेकंड दो, इसको चलो 8 नैनो सेकंड दे दो। सबको टाइम प्रोवाइड कर दिए, टाइम के प्रोवाइड कर दिए। हो सकता है ये पहला ऑपरेशन कर रहा हो, पहला नैनो सेकंड भी था, दूसरा भी था, तीसरे चौथे पे बस ऐसे घूम रहा है, ऐसे स्कैनिंग कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है, अब बस वहीं रुके रहा है। अब रुका ही है, वो आगे न बढ़ रहा है न पीछे जा रहा है, तो वहीं पे फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया, अब सामने वाले का टाइम बर्बाद हो रहा है, तो फ्रीज ना हो इसके लिए टाइमिंग प्रोवाइड कर देते हैं कि 10 सेकंड से ज्यादा टाइम, जब हम टाइम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो ये टाइम नहीं दिया रहता। ये अगर 10 सेकंड में कंप्लीट हो तो 10 सेकंड, 1000 में 1000 घूमते रहा, अगर ये मान लो पूरा 1 घंटा ले रहा है तो 2 घंटे ही इसको प्रोवाइड हो जाएगा। टाइमिंग में क्या होता है, टाइमिंग प्रोवाइड कर देगा 10 सेकंड, 10 नैनो सेकंड के अंदर अगर प्रोसेस कंप्लीट होता है तो करो, नहीं तो निकल फुट लो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुम्हारी, ठीक है। तो टाइमिंग प्रोवाइड करना ताकि कोई भी प्रोसेस स्टार्वेशन ना हो। स्टार्वेशन मतलब वही वहीं पर रुक ना जाए। कंट्रोल सर्किट मतलब कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना क्या है ये बताना। रीड करना है तो रीड सिग्नल, डिलीट करना है तो डिलीट करने का सिग्नल, ठीक है। तो टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट ये एक्चुअल में एग्जीक्यूशन इंजन यहीं पे होता है। यहां तक फेचिंग हुआ, यहाँ पे डिकोडिंग, अब एग्जीक्यूशन यहीं से होता है। ये एग्जीक्यूट नहीं करता, यहां से एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि यहाँ पे जब डी कोड हुआ, ठीक है, डी कोड करने के बाद पता चला कि ये ऑपरेशन किस टाइप का है। अब ये जिस टाइप का ऑपरेशन हुआ, ये उसी टाइप के बंदे को थमा देगी। नॉर्मली कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ओ ये मार्केटिंग से रिलेटेड काम है, ओ मार्केटिंग वाले बंदे को दो ये काम, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग करवा, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले बंदे को काम दो, ठीक है। ऐसी अलग अलग काम अलग अलग इंसान को दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट की जो है डिलीवरी करनी है, ठीक है, डिलीवरी बॉय को बुलाओ। मतलब अलग अलग काम जो अलग अलग इंसान को हायर किया गया है। ऐसे ही माइक्रो प्रोसेसर में भी अलग अलग काम माइक्रो प्रोसेसर की अलग अलग कंपोनेंट को असाइन किया गया। तो डी कोड करने के बाद पता चला कि ये किस टाइप का काम, अब ये जिस टाइप का काम है उसी टाइप की कंपोनेंट असाइन कर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है। माइक्रो प्रोसेसर में जितने कंपोनेंट होते हैं सबसे कनेक्टेड होता है, और वो जिस टाइप का काम हो उसी टाइप वाले कंपोनेंट को ये असाइन कर देता, लो भैया तुम संभालो, तुम्हारे टाइप का काम है, ठीक है। अब ये मैंने कनेक्ट क्यों करके नहीं, डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, बस आप इतना मान के रख लीजिए, ये सारे कंपोनेंट से कनेक्टेड होता है, ये सारे कंपोनेंट को सिग्नल दे सकता है। तो ठीक है, एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, फेच हो गया, डिकोड, यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टैक पॉइंटर क्या होता है। स्टैक पॉइंटर आप पिछले सेमेस्टर में पढ़े होंगे, यार पिछले सेमेस्टर के बाद मत करो, नहीं याद है। स्टैक पॉइंटर को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टैक को समझना पड़ेगा। स्टैक क्या होता है, मान लीजिए ये कोई बर्तन है कुछ ऐसे पतली सी, उसमें आप कोई सामान डाल रहे हैं, सर्कुलर सामान। सबसे पहले सामान डालेंगे वो सबसे नीचे जाएगा, फिर उसके बाद कोई सामान डालेंगे वो उसके ऊपर आएगा, तीसरे नंबर पे जो सामान डालेंगे वो उसके ऊपर आएगा, चौथे नंबर पे डालेंगे उसके ऊपर, पांचवें नंबर पे उसके ऊपर। जब भर जाएगा, अब आपको सामान निकालना है, तो सबसे पहले पांचवा नंबर पे जो सामान आया था वो, यानी पहले नंबर पे पांचवा निकला, और दूसरे नंबर पे कौन सा निकलेगा, ये चौथा, तीसरे नंबर पे कौन सा सामान निकलेगा, तीसरा, और जो पहले नंबर पे सामान आया था वो बिल्कुल पांचवें नंबर पे निकलेगा। यानी कि जो सबसे पहले आया था वो सबसे लास्ट में निकला, जिससे लास्ट में आया था वो सबसे पहले निकला। लास्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी। डेटा को इस तरीके से अरेंज कर देना, इस तरीके से स्टोर करना कि जो डेटा सबसे लास्ट में आया वो पहले रिट्रीव हो, और जो लास्ट में आया वो, सॉरी, जो पहले आया वो लास्ट में रिट्रीव हो, और जो लास्ट में आया वो पहले रिट्रीव हो। इस तरीके से डेटा को स्टोर कर देना, इसको बोलते हैं स्टैक। स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है,
इसमें डेटा को ऐसे स्टोर किया जाता है कि लास्ट वाला पहले निकलेगा, पहले वाला लास्ट में निकलेगा। और स्टैक पॉइंटर क्या होता है? स्टैक पॉइंटर जो स्टैक के टॉप एलिमेंट को स्टोर करता है। मान लीजिए ये एड्रेस है, ठीक है। मान लीजिए हमने डेटा, सबसे पहले डेटा 1 डाला, फिर डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 4, डेटा, सबका अलग अलग एड्रेस है। अब एड्रेस देखिए इस A1 A2 A3 एड्रेस इस ऑर्डर में है, तो डेट इस ऑर्डर, एड्रेस तो इसी ऑर्डर में रहेगा, लेकिन हम डेटा जब एंट्री कर रहे हैं वो नीचे से सबसे पहले नीचे स्टोर होता है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है? जो इस वाली जो लास्ट में डेटा आया उसका जो एड्रेस है वो स्टोर करके रखे, उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। स्टैक के टॉप एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करें उसको बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। एक चीज और है लोग कि जब हमने डेटा इसमें स्टोर कर रहे थे, सबसे पहले D1 था, तो डेटा स्टोर करने को बोलते हैं पुश। जब हम D1 इसमें स्टोर किए तो यानी कि हमने डेटा को पुश किया। पुश मतलब डेटा स्टोर करना, किसमें? स्टैक में, ठीक है। तो ये हो गया 7। अब जब D2 स्टोर किए, अब देखो एड्रेस क्या हो गया, 7 से 6, यानी एड्रेस माइनस हुआ, एड्रेस माइनस हुआ और डेटा स्टोर हो गया। फिर और पुश करना है और डेटा स्टोर, तो एड्रेस और ज्यादा माइनस, 765 एड्रेस और ज्यादा माइनस हो गया, मतलब डिक्रीमेंट हो गया। अब अगला डेटा आया, और डेटा स्टोर करना है तो एड्रेस को और डिक्रीमेंट होना होता है, फिर डेटा आता है। और डेटा स्टोर करना है तो एड्रेस और डिक्रीमेंट होता है, तब जाके स्टोर होता है, ठीक है। लेकिन जब हम डेटा को रिट्रीव कर रहे होते हैं, सबसे पहले इसको रिट्रीव किए, तब ये एड्रेस यूज हुआ। अब रिट्रीव करने को क्या बोलते हैं? पॉप, ठीक है। अब ये पॉप कर लिए, फिर D6 को पॉप करना हो, देखो एड्रेस पहले A1 था, A2 आया, मतलब इंक्रीमेंट हुआ, यानी पुश में एड्रेस डिक्रीमेंट हो रहा था, पॉप में एड्रेस इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। ये पॉप कर लिए, फिर ये पॉप करना है A2 से A3 पे आना है, एड्रेस को और इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर D4 को पॉप करना है, A3 से A4 पे आना है, यानी एड्रेस को बार बार इंक्रीमेंट होना पड़ रहा है पॉप के केस में, और पुश के केस में एड्रेस को बार बार डिक्रीमेंट होना पड़ रहा है। तो इतना याद रखना, ठीक है। और स्टैक पॉइंटर जो स्टैक के टॉप एलिमेंट के एड्रेस को स्टोर करके रखता है। आगे बढ़ते हैं। अब स्टैक पॉइंटर हमने रजिस्टर की दो टाइप बताए थे, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज वो होते थे जो जनरली हम हर काम के लिए यूज कर लिया करते थे, ठीक है। और स्पेशल पर्पज तो भैया जिस चीज के लिए बने हैं सिर्फ उसी चीज के लिए यूज करना है। तो प्रोग्राम काउंट किया था स्पेशल पर्पज, और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी स्पेशल पर्पज, साथ साथ स्टैक पॉइंटर भी स्पेशल पर्पज, क्योंकि ये सिर्फ स्पेशल काम के लिए बना है, सिर्फ स्टैक के टॉप एलिमेंट के एड्रेस को ही स्टोर कर रहा है, ठीक है, हर काम के लिए यूज नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच, ये आपको बता ही दिया। इंक्रीमेंटर की जरूरत कब पड़ रही है? जैसे स्टैक में डेटा को पॉप करते समय एड्रेस को इंक्रीमेंट करना पड़ रहा था, और उसी डेटा को पुश करते समय डिक्रीमेंट करना पड़ रहा था। तो अगर हम मान लो पुश कर रहे हैं, पॉप कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर की जरूरत पड़ेगी। और एड्रेस लैच क्या होता है? लैच में बता दिया, डेटा जा रही है तो बीच में वो क्या कर लेता है? होल्ड कर लेता है लैच, ठीक है, और गेट को ओपन या क्लोज करता है, तो लैच की भी जरूरत पड़ती रहती है। जब यहाँ से कोई डेटा जाता है तो लैच की जरूरत पड़ती है, और इंक्रीमेंटर की जरूरत पड़ती है, स्टैक पॉइंटर से कुछ डेटा आना जाना होता है तो इंक्रीमेंटर डिक्रीमेंटर की जरूरत पड़ती है, तो कुल मिला के वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? अभी बताया था दो टाइप के रजिस्टर होते हैं, जनरल पर्पज, स्पेशल पर्पज। तो इतने सारे स्पेशल पर्पज है, समझ गए। ये जो अभी आए 6, ये होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज बस इतने नहीं होता है, और भी होता है। एक होता है ये ए और BCDEHL, ये जो 7 है ये होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। ये जो 7 है, 6
और 1 ये होता है जनरल पर्पज रजिस्टर। जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज क्या है, कैसे है? जैसे नॉर्मली आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपने कई सारे वेरिएबल डिक्लेयर किए। इस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें 4 को स्टोर किया, y नाम के वेरिएबल में 6 को, और एक ऐड नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें x और y दोनों को ऐड करके स्टोर करवाया, ठीक है? अब वेरिएबल क्या है? मेमोरी लोकेशन का नाम। कौन सी मेमोरी लोकेशन का? जहां पे 4, 6 और x प्लस वाई ये स्टोर है। तो यहाँ पे हमने खुद से नाम दिया एक्स वाई और ऐड, पर असल में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है? जनरल पर्पज रजिस्टर, यही मेमोरी यूज हो रही है। भले हम ये नाम एक्स वाई ऐड दे रहे हैं या इसके अलावा हम कुछ भी नाम दे दें, पर एक्चुअल में जो 4 स्टोर हो रहा है, जो 6 स्टोर हो रहा है, एक्स प्लस वाई स्टोर हो रहा है, वो असल में इसी जनरल पर्पज रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा है, ठीक है? ये जनरल पर्पज, ये यहाँ ए है, इसमें स्टोर हो रहा है, यानी 6 और वो ये 17, ये 7 जनरल पर्पज रजिस्टर में ही स्टोर हो रहा है, ये सारे वेरिएबल, ठीक है? अब समझ आया कि ये जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज कहाँ और कैसे है। अब आप कहेंगे तो ये बताइए कि डब्ल्यू और जेड का यूज कहाँ है। ठीक है, ये भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ स्वैप करना है, ठीक है? ए और बी की वैल्यू है, ए में कोई वैल्यू है 5 और बी में कोई वैल्यू है 6। हमको 6 को बी के अंदर स्टोर करना है, सॉरी 5 को बी के अंदर स्टोर करना है, 6 को ए के अंदर स्टोर करना, मतलब स्वैप करना है। तो नॉर्मली आप पहले क्या करते थे, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाते थे, एक ऐसा लोकेशन डिसाइड करते थे जहाँ पे ये जो ए में जो स्टोर है 5, इसको टेम्प में स्टोर कर देते थे, यानी कि टेम्प के अंदर अब क्या आ गया, 5 आ गया। उसके बाद ए में क्या है, 5 है, अब ए के अंदर वी की वैल्यू डाल दिए, और वी में क्या है 6, यानी ए में क्या आ गया 6। बी के अंदर टेम्प को डाल दिए, ठीक है? बी के अंदर टेम्प की वैल्यू है क्या 5, तो बी के अंदर जो है 5 डाल दिए। ए के अंदर 6 हो गया, बी के अंदर 5 हो गया, ए के अंदर 6 हो गया, बी के अंदर 5 हो गया, मतलब स्वैप हो गया। कुछ ऐसे ही स्वैप करते थे, लेकिन ये जो टेम्प यूज किया, हमको टेम्प से कोई मतलब नहीं है, हमको बार बार ए और बी को ही यूज करना है प्रोग्रामिंग में। टेम्प तो बस ऐसे ही है ना, हमको जरूरत पड़ी, हमने इनका यूज कर लिया, उसके बाद इनको छोड़ दिया। ये तो धोखेबाज ही हो गई। चलो खैर छोड़ो, इनको जब हमें जरूरत थी तब तक हम इनके साथी हो गए, इनके साथ रह लिए, जब अपना काम हो गया इनको छोड़ दिया, निकल दिया, ठीक है? तो ये जो बेचारे धोखा खाते रहते हैं बार बार प्रोग्रामर, जिनको चीट करते रहते हैं, यूज एंड चीट करते रहते हैं, ठीक है? डब्ल्यू एंड जेड है, ये टेम्प जो वेरिएबल असल में यही डब्ल्यू जेड है। लेकिन डब्ल्यू जेड का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, बहुत सारा यूज है। इस पे अपने आप में एक वीडियो बन सकती है, लेकिन आप क्या पूरे आर्किटेक्चर को एकदम अच्छे से फील के साथ समझ सके, इसलिए हमने बढ़िया सा एग्जांपल दिया कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि एक्चुअल में ये है क्या। अब ये मल्टीप्लेक्सर क्या है, अब आते हैं मल्टीप्लेक्सर पे। मल्टीप्लेक्सर, जब रास्ते कई हों, जैसे होता है ना, दरवाजे एक ही हैं पर आने वाले कई सारे हैं, आने वाले कई सारे हैं, लेकिन फाइनली रास्ता एक ही है। तो यानी जब इनपुट बहुत सारे हों, लेकिन फाइनली आउटपुट सिर्फ एक ही हो, यानी कई सारे इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट जो कर देता है, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर, ठीक है? MUX, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर की जरूरत ही क्यों पड़ी? अब मान लीजिए हमको ऐड करना है, 5 और 4 को ऐड करना है, तो पहला जो ऑपरेंड देखो, ये यहाँ पे क्यों है, बाकी 6 उधर क्यों है, ए यहाँ क्यों है, तो साथ के साथ एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि ए कुछ खास है। क्या खास है? ए हमेशा पहले ऑपरेंड को स्टोर करके रखता है। 5 जाएगा यहाँ पे, तो 4 जाएगा, ये कई सारा जो रजिस्टर खाली होगा वहीं पे स्टोर होगा। तो यानी जो सेकंड ऑपरेंड है, ये यहाँ से होकर भी आ सकता है, यहाँ से होकर भी आ सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी आने के रास्ते कई सारे हैं, लेकिन फाइनली तो एक ही रास्ते पर आना है। वही है, इनपुट कई हैं, लेकिन आउटपुट हमको एक ही चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर वही काम करता है, कई सारे
इनपुट को एक आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे करता है? ये जो टाइम एंड कंट्रोल सर्किट है, ये सिग्नल देता है इधर, ये बोलेगा कि फलाने रजिस्टर को सेलेक्ट करो। मान लीजिए सेकंड ऑपरेंड जो है एल में स्टोर है, टाइम एंड कंट्रोल सर्किट क्या करेगा? इसको सिग्नल दे देगा कि सेलेक्ट द रजिस्टर एल। अब वो एल सेलेक्ट हो जाएगा, फिर इसकी वैल्यू इधर चली जाएगी। तो मल्टीप्लेक्सर क्या कर देगा? इन चार ये जो बाकी लोग हैं इनके पास बंद कर देगा और इसका रास्ता खोल देगा, तो इधर वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है। अगर ये जो सेकंड ऑपरेंड है डी में स्टोर होगा, तो टाइम एंड कंट्रोल सर्किट बोलेगा इसको सेलेक्ट बी। जब सेलेक्ट बी हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? बी वाले रास्ते को खोल देगा ताकि सबके रास्ते को बंद कर देगा और बी का ही वैल्यू जो है इधर पास हो पाएगा। ठीक है। आई होप मल्टीप्लेक्सर आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये टेम्प क्या है? जो पहला ऑपरेंड है यहाँ स्टोर हुआ, सेकंड ऑपरेंड टेम्प में ही आता है। सेकंड ऑपरेंड चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, कहीं से भी आए, फाइनली यहीं से यहीं आके स्टोर होगा। इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, दो मान लीजिए ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, तो यहीं से उठा के ऐड कर लो। इतना लंबा ट्रैवल करने की क्या जरूरत है? वहां पे ट्रैवल करके जाओ, फिर देखो हाँ कौन से इंसान, इनसे परमिशन लो, है ना। देखो इधर एक ही रास्ता है, फिर आगे जाके कई सारे रास्ते हो जा रहे हैं, कई सारे रास्ते हो जा रहे हैं, तब हमको डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करना पड़ जाएगा। अभी कई सारे इनपुट थे, आउटपुट एक था तो मल्टीप्लेक्सर है, लेकिन एक ही इनपुट हो, कई सारे आउटपुट हो, रास्ता एक, अब अंदर जाके बहुत सारे रास्ते हैं, पता नहीं कौन से रास्ते जाना है, तो यहाँ अलग से एक और डी मल्टीप्लेक्सर यूज करना पड़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा ना। अब प्लस ये भी दिक्कत हो जाएगा यार, मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी लगा, ऊपर से डी मल्टीप्लेक्सर लग जाएगा, बहुत सारा सर्किट हो जाएगा। तो उससे बढ़िया एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज कर देते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर का यूज करना ही नहीं पड़ जाएगा। तो ऊपर से यहाँ एक एक करके भी चेक करना पड़ सकता था, अब एक एक करके चेक नहीं करना नहीं पड़ेगा। टाइम एंड कंट्रोल सर्किट सीधा यहाँ से सेलेक्ट करेगा, डेट सीधा आके यहाँ स्टोर हो जाएगा, बस खत्म। ये ऐसे क्यों सेलेक्ट करता है? यहाँ तो कोई रास्ता नहीं, अभी बताया था टाइम एंड कंट्रोल सर्किट सबसे कनेक्टेड है, और सबसे कनेक्ट किया जाएगा तो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, इसलिए बस आप इतना जान लीजिए कि टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, डायग्राम गंदा ना हो इसलिए हमने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्प क्या है, समझ गए? ये पहले ऑपरेंड को, हाँ टेम्प क्या है? स्पेशल पर्पज रजिस्टर, हमेशा सेकंड ऑपरेंड को ही स्टोर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वो दो ऑपरेंड आया, अब एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड, और, नॉट, एक्सऑर, एक्सनॉर, ये सारे ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक इनपुट्स आते हैं। तो दोनों इनपुट्स आए, अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फिर से 8 बिट इंटरनल डेटा बस में चला गया। 8 बिट इंटरनल डेटा बस में क्यों चला गया? असल में ये हॉल है, तो ये हॉल क्या है? सबसे कनेक्टेड है। ठीक है, एक बार आप हॉल में चले गए तो आप किसी भी रूम में जा सकते हैं, या किसी भी रूम में है, घर से बाहर जाना है आपको हॉल से होते हुए जाना पड़ेगा, घर के बाहर है कि घर के अंदर किसी में जाना है हॉल से होते हुए जाना पड़ेगा, बीच की लोकेशन है भाई साहब। तो एक बार ये कोई भी चीज हॉल में आ गई, अब कहीं भी भेजा जा सकता है। तो एएलयू क्या किया, हॉल में भेज दिया, अब चाहे यूजर को चाहिए, चाहे कंप्यूटर को चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर को चाहिए, चाहे अंदर ही अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो बिना सामने वाले को दिखाए, तो सब हो जाएगा, बस एक बार यहाँ पहुंचा दो यार, बाकी सब जगह एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए 8 बिट इंटरनल डेटा बस में भेज दिए। एक चीज का और रोल आता है, वो होता है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? स्टेटस को स्टोर करके रखता है। ये जो सारी चीजें 8 लिखा है ना, एक्चुअल में 8 बिट है। ठीक है, इसकी कैपेसिटी है 8 बिट। फ्लैग रजिस्टर क्या करता है? स्टेटस को स्टोर करके रखता है कि इसको जो वैल्यू हो, जीरो है कि नॉन जीरो है, कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, ये चीजें स्टोर होती है फ्लैग रजिस्टर में। अब एरो अपवर्ड क्यों है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एरो आई डायरेक्शनल क्यों है? एएलयू में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ,
अब जो आंसर आया वो अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव फ्लैग रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी, जो आंसर है वो पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव स्टोर होगा, और जो मैग्नीट्यूड वाला वैल्यू है इधर से इंटरनल डेटाबेस में चला जाएगा। अगर जीरो है तो इधर जीरो स्टोर हो जाएगा, साथ ही साथ इधर इंटरनल डेटाबेस में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि अगला ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है कि 4 + 6 - 7 × 0, ऐसे मान लीजिए कोई है, या ये भी मल्टीप्लाई है, ये भी मल्टीप्लाई है, तो आप कहेंगे यार लास्ट में मैं जीरो देख लिया, सब मल्टीप्लाई है, फाइनल आंसर जीरो कर देते हैं। तो ये दोनों ऑपरेंड चलो यहाँ से यहाँ आ गए, कुछ आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया तो फिर से यहाँ पे स्टोर हो गया, और अगली बार जो है जीरो आ। अब पता है यार कोई भी मल्टीप्लीकेशन जीरो से होगा तो आंसर जीरो ही आएगा, तो यहाँ से क्या शॉर्टकट नहीं हो जाएगा, जीरो इधर भेज दो, अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई हो आंसर जीरो ही आएगा। तो एक प्रकार से टाइम बचाने के लिए भी फ्लैग का यूज हो जाता है। मान लीजिए मिनिमम या मैक्सिमम खोजना है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, +4 और -5 दोनों में बताना है मैक्सिमम कौन है, तो हमको पता है मैग्नीट्यूड देखो ही मत, जो पॉजिटिव है वही मैक्सिमम है, तो फ्लैग क्या बता देगा, सीधा यहीं से भेज देगा सिग्नल पॉजिटिव, तो यहीं से काम आसान हो जाएगा। मिनिमम खोजना है तो यहीं से बता देगा जो नेगेटिव हो कि नेगेटिव साइन, बस मतलब साइन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नॉन जीरो, ये सारी चीजें स्टोर करके रखता फ्लैग। एरो अपवर्ड क्यों है, ये ऊपर क्यों है, इंटरनल डेटा बस में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें भी बहुत बार जरूरत पड़ती है जानने के लिए कि कोई पर्टिकुलर नंबर कोई पर्टिकुलर वैल्यू जीरो है कि नॉन जीरो है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस हिसाब से हम खुद से डिसाइड कर लें और शॉर्टकट बना लें। मान लीजिए कि हमने देख लिया जीरो है, मल्टीप्लीकेशन बार बार चाहे 1000 बार कोई चीज मल्टीप्लाई हो फाइनल आंसर जीरो ही आ जाएगा, तो अगर हम पहले ही जान गए तो हमारे लिए शॉर्टकट हो जाएगा, तो इसीलिए ऊपर भी कनेक्ट कर दिया गया है कि हम भी स्टेटस को जान सकें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद 8 बिट इंटरनल डेटा बस से कनेक्टेड होता है इंटरप्ट कंट्रोल। इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है, मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है 1 2 3, ऑलरेडी 4 ऑपरेशन पेंडिंग में है, और बीच में कोई भाई साहब आए, दोस्त आ गया टांग लड़ाने, भाई 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 मेरा काम कर, मेरा काम पहले कर, मेरा काम। अब तुम मना भी नहीं कर पाओगे, तो क्या करना पड़ेगा, तुम दूसरा काम कर चुके थे, अब इसको कैंसिल मारना पड़ेगा, पहले दोस्त का काम करोगे। तो ये जो बीच में डिस्टर्ब हुआ, बीच में किसी ने इंटरप्ट कर दिया, कैसे किया, प्रोग्राम काउंटर से आया डेटा, डेटा इधर से इधर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे डी कोड टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट। टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट क्या करता है, जिस टाइप का ऑपरेशन है जिस टाइप का होगा उसी टाइप के बंदे को भेज देगा। तो डिकोड होने के बाद पता चला यार ये तो इंटरप्ट वाला है, मतलब ये जो दोस्त आके डिस्टर्ब किया ना, ये तो बीच में डिस्टर्ब ऑलरेडी हो रहा है, बीच में कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये वाला सिग्नल जो है कंट्रोल में भेज देगा, बीच में डिस्टर्बेंस वाला काम है तुम संभालो। इंटरप्ट कंट्रोल मतलब यही होता है, ऑलरेडी कोई काम चल रहा है, बीच में कोई आ गया बोल रहा है यार तुम अपना काम रोको, हमारा काम जरूरी है। ठीक है, अगला होता है सीरियल कंट्रोल। ठीक है, अब सीरियल कंट्रोल क्या है, सीरियल कंट्रोल का मतलब कुल मिला के 1 बाई 1 एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जैसे 4 अलग अलग काम है, ये सब एक साथ होने के बजाय पहले एक होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा, ये कंप्लीट हो जाएगा तब तीसरा, ये हो गया सीरियल। 1 बाई 1, जब पहला कंप्लीट होगा तब दूसरे का नंबर आएगा। ठीक है, तो वही चीज हुआ, प्रोग्राम काउंटर या स्टैक पॉइंटर, यहाँ से इंस्ट्रक्शन आया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से इंटरनल डेटा बस, फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेचिंग कंप्लीट, फिर यहाँ पे डी कोड होगा, डी कोड होने का टाइम कंट्रोल सर्किट। यहाँ से पता चला ये तो सीरियल कंट्रोल है, सीरियल में काम करना है, तो ये बंदा इसको सिग्नल दे देगा, भाई साहब ये तो तुम्हारी ड्यूटी है यार, करो इस काम। तो कहेंगे ठीक है यार हम कर देते हैं काम। ठीक है, ये पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये है लगभग बेसिक सा पूरा आर्किटेक्चर 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए जब तक पूरा डायग्राम रिवील हुआ तब तक आप पूरा आर्किटेक्चर समझ गए, मैंने वादा किया था और वादा पूरा किया। अभी भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इमीडिएटली आपको आंसर क्लियर है। ठीक है, थैंक यू।